हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिस्टर शैडो अंतरा को दादी से मिलवाने लेकर आया था। दादी ने कंचन की तरफ देखकर खुशी से कहा, अंतरा वापस आ गई है कंचन। अब मेरी परपोते के साथ खेलने की आखिरी इच्छा जरूर पूरी होगी। यह सुनकर अंतरा को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने जोर से एक हथौड़ा मारा हो। हालांकि वो यह बात अपने चेहरे पर दिखा नहीं सकती थी, इसीलिए वो सिर्फ मुस्कुरा रही थी। दादी आज बहुत दिनों बाद इतनी खुश दिख रही थी। अंतरा के साथ थोड़ी देर बात करने के बाद उसने कंचन से कहा कि वो किचन में बोलकर अंतरा की पसंद का खाना बनवाए। आज इतने सालों बाद अंतरा उसके पास वापस आई थी। वो उसे खाना खिलाए बगैर जाने नहीं दे सकती थी। आखिर में दादी ने कंचन से कहा, अच्छा सुनो, असली घी का शीरा भी बनाने बोल दो। इतना बोलने के बाद दादी ने अंतरा की तरफ देखा। अंतरा कितनी पतली हो गई है, ठीक से खाना नहीं खा रही क्या बेटा? अंतरा मुस्कुराई। वो वजन कम करने के लिए डाइटिंग कर रही हूँ। दादी ने कहा भरी, अरे बेटा, ना ही वजन से और ना ही खूबसूरती से कोई फर्क पड़ता है। इंसान की पहचान उसके दिल से होती है। अब तुम्हें ही देख लो, तुमने अपना वजन कम कर लिया, फिर भी मैंने तुम्हें पहचान लिया ना, क्योंकि तुम्हारा दिल अभी भी पहले की तरह साफ है। दादी की यह बात सुनकर किचन की तरफ जा रही कंचन के कदम रुक गए। वो कुछ कहना चाहती थी, पर उसने खुद पर काबू कर लिया और जल्दी से सीढ़ियां उतर गई। दादी ने पिछले 4 सालों में जितनी बातें नहीं की थी, उससे भी ज्यादा अंतरा के आने के बाद कर ली थी। थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल पर खाना लगना शुरू हुआ। दाई माँ की भी उम्र हो चुकी थी, इसलिए अंतरा टेबल के पास जाकर नौकरों की मदद करने लगी। मिस्टर शैडो भी वहां गया और अंतरा का हाथ पकड़कर उसे एक कोने में ले गया। उन लोगों को करने दो, तुम्हें आराम की जरूरत है। निशांत ने मुझे बताया कि तुमने प्रोजेक्ट के बाद सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं। इसका मतलब तुम ऑफिस टाइम के अलावा भी काम कर रही हो। अंतरा ने कह दिया, यह मेरा काम है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, ताकि जल्द से जल्द प्रोजेक्ट खत्म हो और मैं वापस। अंतरा अपनी बात पूरी करे उसके पहले मिस्टर शैडो ने पूछ लिया, अंतरा, तुम सच में लौट जाओगी? अंतरा ने जवाब में कहा, बिल्कुल। अब मैं लंदन में रहती हूँ और मेरा ऑफिस भी वहीं पर है। मिस्टर शैडो ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने इस बारे में बहुत सोचा। तुम ठीक कह रही थी। तुम्हें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। यहाँ रुकने के लिए मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, पर मैं बस तुमसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दादी के लिए कुछ दिन और रुक जाओ। मुझे नहीं लगता उनके पास ज़्यादा वक्त बचा है। क्या तुम इतना कर सकती हो? यह सुनकर अंतरा ने बेड पर बैठी दादी की तरफ देखा। वो अपनी दवाई ले रही थी। मिस्टर शैडो की बात तो सच थी। पहले के मुकाबले दादी काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। मिस्टर शैडो ने आगे कहा, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। तुम मुझे सजा दो, मुझसे बदला लो, यह समझा जा सकता है, पर दादी की तो इसमें कोई गलती नहीं है ना। अंतरा ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। मिस्टर शैडो और अंतरा को एक कोने में बात करते देखकर दादी ने आवाज लगाई, अरे तुम दोनों की बातें कभी खत्म ही नहीं होती। पहले खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। मिस्टर शैडो ने दादी की तरफ देखकर हाँ में सर हिलाया और अंतरा से कहा, चलो पहले खाना खाते हैं। कंचन दादी के लिए खाना परोस रही थी। अंतरा ने जाकर उसके हाथ से सर्विंग बाउल ले लिया। आप रहने दीजिए, मैं करती हूँ, कंचन ने कहा। आजकल दादी का डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, कोई भी ठंडी चीज वो नहीं खा सकती। और हाँ, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, इसलिए नॉन वेज तो बिल्कुल मत परोसना। अंतरा मुस्कुराई, मुझे सब पता है दाई माँ, आप फिक्र मत करो। दादी ने हंसते हुए कहा, कंचन तुम भूल गई, हमारी अंतरा तो डॉक्टर है। कल रात डेविड वो दवाई लेकर गया था, वो दवा लेने के बाद मुझे काफी अच्छा लग रहा है। यह सुनकर मिस्टर शैडो की भौहें उठ गई। उसने अंतरा से पूछा,
तुमने डेविड को प्रिस्क्रिप्शन दिया था? अंतरा ने हाँ में सर हिलाया। मैंने सार्थक को बताया था कि वो डेविड को वो प्रिस्क्रिप्शन भेज दे, पर मुझे यह नहीं पता था कि वो तुरंत ही दवाई खरीद कर दादी को पहुंचा देगा। मिस्टर सैडो मुस्कुराया। डेविड कुछ ज्यादा ही तेज हो गया है। यह बात उसने मुझे पता तक नहीं चलने दी। अंतरा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसे समझ आ गया था कि डेविड ने ऐसा क्यों किया होगा। डेविड ने सोचा होगा कि अंतरा ने उसे यह काम करने बोला है। शायद यह बात जानकर मिस्टर सैडो नाराज हो जाएगा, क्योंकि जो काम अंतरा को मिस्टर सैडो को करने के लिए बोलना चाहिए था, वो उसने उसके असिस्टेंट को बोला था। शायद यह सब सोचकर डेविड ने यह काम चुपचाप कर दिया होगा। अंतरा ने मिस्टर सैडो से कहा, अब इस बात के लिए डेविड की क्लास मत लेना। वो ईमानदारी से इतने सालों से आपके लिए काम कर रहा है। मिस्टर सैडो ने हामी भरी। उन दोनों की बातें सुनकर दादी ने कंचन से कहा, इन दोनों के बीच कितना प्यार है देख रही हो कंचन। पिछली बार हमने जो गलती की थी वो इस बार नहीं करेंगे। जल्द से जल्द इन दोनों की शादी करवा देंगे। मैं अंतरा को शादी के जोड़े में देखना चाहती हूँ। यह सुनकर अंतरा एक धड़कन चौंक गई। मिस्टर शैडो ने अंतरा के बदले जवाब दिया, पर दादी, अंतरा को आजकल बहुत काम है। दादी ने उसे टोक दिया। तुम लोगों को शादी की भले जल्दी ना हो, पर मुझे है। मेरा कोई भरोसा नहीं है। कभी भी चल बसूंगी। एक बार तुम दोनों की शादी हो जाए तो मैं चैन से मर सकती हूँ। दादी ने अंतरा की दुखती रग पर पांव रख दिया। अंतरा की पुरानी आदत थी कि वो बुजुर्गों की आखिरी इच्छा को मना नहीं कर सकती थी। रुद्र से भी उसने इसलिए शादी की थी, और अब दादी की भी यह आखिरी इच्छा थी। पर वो ऋषभ से क्या कहेगी? अंतरा यह सब सोच रही थी, तब उसे दादी की आवाज सुनाई दी। अंतरा, जल्दी से यह सूप खत्म करो। कबीर, तुम भी। अब तुम्हें भी अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और खासकर अपने गले का। अंतरा ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। उसके बाद भी दादी अंतरा की थाली में अलग अलग डिश परोसती रही। अंतरा दादी को मना नहीं कर पाई, जिस वजह से उसने कुछ ज्यादा ही खा लिया। दादी में अब पहले जैसा स्टेमिना नहीं बचा था। वो बहुत जल्दी थक जाती थी। इसलिए मिस्टर शैडो और अंतरा ने दादी को उसके बेडरूम में ले जाकर बेड पर लेटा दिया। दादी ने अंतरा का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मुझसे मिलने आती रहना, और कबीर के साथ मिलकर शादी का दिन तय कर लेना। अब मेरे पास और वक्त नहीं बचा है। जिंदगी में सब कुछ मिला है, बस यही एक आखिरी ख्वाहिश है। यह कहने के बाद दादी अंतरा के जवाब का इंतजार करने लगी। अंतरा ने जब मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया, तब जाकर दादी को राहत मिली। कंचन मिस्टर शैडो और अंतरा को बाहर छोड़ने गई। रास्ते में वो एकदम चुप थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। जब वो दोनों गाड़ी में बैठ गए, तब कंचन ने खिड़की के पास झुककर अंतरा से कहा, मैडम, दादी ने आपको अंतरा मान लिया है। आप प्लीज उनकी हाँ में हाँ मिलाना। अंतरा कुछ कहे उसके पहले मिस्टर शैडो ने कहा, दाई माँ, वह जैनी का अपना फैसला होना चाहिए। हम इस बात के लिए उसे जोर नहीं दे सकते। अंतरा ने अपना सर झुकाकर एक लंबी सांस छोड़ी। फिक्र मत करो दाई माँ, मैंने दादी से वादा किया है। अब मैं अपनी जुबान से मुकरूंगी नहीं। यह सुनकर कंचन को राहत मिली। मिस्टर शैडो ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गए। रास्ते में फिर एक बार गाड़ी में खामोशी छा गई थी। अंतरा यह सोच रही थी कि वो ऋषभ को यह सब कैसे बताएगी, और मिस्टर शैडो हमेशा की तरह अतीत की बातें नहीं करना चाहता था, इसलिए वो खामोश था। देर रात थी, इसलिए बहुत कम ट्रैफिक था। कुछ ही देर में होटल सहारा के एंट्रेंस पर गाड़ी रुकी। अंतरा ने उतरने के लिए दरवाज़ा खोला। तब मिस्टर शैडो ने कहा, अंतरा, मुझे तुमसे। अंतरा रुक गई और उसने मिस्टर शैडो की बात काटते हुए कहा, मिस्टर जिंदल, आपको अपने घर के अलावा बाकी सब जगह पर मुझे चैनी कहना चाहिए। मिस्टर शैडो ने हाँ में सर हिलाकर सहमति दिखाई। ठीक है चैनी, मैं बस यह कहना चाहता था कि दादी ने अपनी आखिरी इच्छा तुम पर थोप दी है, उसके लिए सॉरी। अंतरा ने कहा, आप क्यों माफी मांग रहे हो? इसमें आपकी क्या गलती है? मिस्टर शैडो ने कहा, हम दोनों जानते हैं कि यह मेरी ही गलती है। खैर, मैं यह उम्मीद करता हूँ कि
हम दोनों साथ मिलकर बिना किसी मनमुटाव के हमारा प्रोजेक्ट पूरा कर सकें। और जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, तब अगर तुम्हें अतीत को पूरी तरह भुलाकर लंदन लौटना होगा तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अंतरा ने एक गहरी सांस ली। मतलब दादी माँ की वजह से आपको एहसास हुआ कि किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए? मिस्टर सैडो ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे छोड़कर जाने से तुम खुश रहोगी, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अंतरा गाड़ी से उतर गई और दरवाजा बंद करते हुए कहा, मैं वादा करती हूँ कि मैं यह प्रोजेक्ट जरूर पूरा करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तब आप भी मुझसे किए हुए इस वादे पर कायम रहोगे। इतना कहकर अंतरा मुड़ी और होटल के अंदर जाने लगी। मिस्टर सैडो उसे जाते हुए देखता रहा। अपने रूम में पहुंचने के बाद अंतरा सोफे पर बैठ गई। अंधेरे कमरे में अंतरा को शांत होने में मदद की। उसने टाइम देखा तो रात के 1 बज रहे थे। अंतरा जल्दी से उठकर नहाने गई। नहाने के बाद जब वो ड्रायर से अपने बाल सुखा रही थी, तब उसका फोन बजा। उसके फोन उठाते ही सामने से ऋषभ की आवाज सुनाई दी। अंतरा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मुझे लगा तुम किसी मुसीबत में हो। पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। अंतरा ने उसे शांत करते हुए समझाया। मैं नहाने गई थी, पर तुम अभी तक जाग क्यों रहे हो? ऋषभ ने अंतरा को याद दिलाया। तुम भूल गई कि मैं लंदन में हूँ और यहाँ अभी शाम है। खैर, मैंने यह बताने के लिए कॉल किया है कि मैं इंडिया आ रहा हूँ। मैं तुम्हें वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। अंतरा ने कहा, पर मैं बच्ची थोड़ी हूँ कि तुम्हें मेरा ख्याल रखने के लिए लंदन से यहाँ आना पड़े। ऋषभ ने गुस्से में कहा, मुझे डर है कि कबीर फिर से तुम्हें मुझसे छीन लेगा। वो बहुत ही शातिर इंसान है। कोई ना कोई चाल चलकर वो तुम्हें मुझसे दूर कर देगा। यह सुनकर फोन पर अंतरा की पकड़ मजबूत हो गई। अंतरा की खामोशी से ऋषभ को शक हुआ। अब यह मत कहना कि तुम कबीर से मिली थी। अंतरा ने कहा भरी, हाँ मिली थी। यह सुनकर ऋषभ चुप हो गया। उसकी सांसें तेज होने लगी। जाहिर सी बात थी कि उसे यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। अंतरा ने सफाई दी, ब्रिलियंट स्टार का जिस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन हुआ है वो आर्य कॉरपोरेशन ही है, इसलिए कबीर जिंदल अब मेरा बॉस है। ऋषभ चिढ़ गया। यह सब उसकी चाल है। वो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। देखो अंतरा, तुम उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा मत करना। या तो फिर उसे साफ साफ कह देना कि अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। यह सुनकर अगर उसे मौत भी आ जाए तो तुम उसकी परवाह मत करना। अंतरा ने अपनी आंखें बंद की और दांत पीसते हुए कहा, ऋषभ, मैंने कहा ना कि अब हमारे बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशंस हैं। पर ऋषभ अपनी बात पर अड़ा रहा। मैं नहीं मानता। वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ कर तुम्हें मुझसे छीन लेगा। और तुम भूलो मत कि 4 साल पहले क्या हुआ था। कबीर ने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया था। मैंने तुम्हें। ऋषभ अपनी बात पूरी करे उसके पहले अंतरा ने कहा, मुझे यहाँ आने के बाद कुछ पता चला है ऋषभ। यह सुनकर ऋषभ चौकन्ना हो गया। क्या पता चला? अंतरा ने जवाब में कहा, हादसे वाले दिन मिस्टर शैडो खुद बुरी तरह जल गए थे। डेविड ने मुझे बताया कि वो मौत के मुंह से वापस आए थे। ऐसी हालत में वो डॉक्टर को मेरी ट्रीटमेंट रोकने के लिए कैसे बोल सकते थे? इस बात का ऋषभ के पास कोई जवाब नहीं था। इससे यह साबित होता था कि डेविड की बात सच थी। अंतरा ने एक आह भरी और कहा, देखो ऋषभ, मैं सच में तुम्हारी एहसानमंद हूँ कि तुमने उस रात फॉर्म पर साइन करके मेरी जान बचाई थी। ऋषभ ने कह दिया। अंतरा, शक कैंसर की तरह होता है। एक बार हो गया फिर कभी नहीं जाता। इसलिए तुम मुझ पर कभी भरोसा नहीं कर पाओगी। अंतरा इस बात का जवाब देने जा रही थी, पर ऋषभ ने उसे रोक दिया और अपनी बात जारी रखी। भले ही कबीर ने तुम्हारी ट्रीटमेंट रोकने के लिए डॉक्टर को नहीं बोला था, पर देविका का क्या? उस दिन वो दोनों होटल सहारा की लॉबी में ही थे। तुम चाहो तो जाकर होटल सहारा का सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकती हो। अंतरा ने जवाब में कहा, मैं होटल सहारा में ही रुकी हूँ, पर मुझे इस मामले के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। वो आग महेश दीक्षित ने लगाई हो या देविका ने, अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नतीजा वही है कि मैं और मिस्टर शैडो अलग हो चुके हैं और अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं।
मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। मुझे कोई बदलाव नहीं चाहिए। यहाँ पर मेरा काम खत्म होते ही मैं लंदन लौट आऊँगी। यह सुनकर ऋषभ का मिजाज थोड़ा नरम हुआ। पर अंतरा, फिर भी तुम मुझे दोषी मानती हो ना? अंतरा ने पूछा। किस बात के लिए? ऋषभ ने जवाब में कहा, मैंने तुम्हें झूठ बोला इसलिए आज तुम कबीर से इतनी नफरत करती हो। अंतरा ने कहा, मैं उन्हें नफरत नहीं करती। मैं महेश, लता, गायत्री, रुद्र ऐसे लोगों से नफरत करती हूँ। यहाँ तक कि देविका से भी। और अब तो मैं नफरत करके भी थक चुकी हूँ। इसलिए मिस्टर शैडो को नफरत करने का सवाल ही नहीं है। यह सुनकर ऋषभ ने आह भरी और कहा, फिर भी मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। अंतरा ने उसे मना किया। तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ऋषभ ने अंतरा की बात सुनने से इनकार कर दिया। मुझे कोई बात नहीं सुननी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जो बताने वाली हो वो बात मुझे दुखी कर देगी। इसलिए मुझे कुछ नहीं सुनना। अंतरा के मुंह तक आए शब्द उसे वापस निकलने पड़े। ऋषभ ने उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। अच्छा, अब मैं फ़ोन रख रहा हूँ। कुछ काम से बाहर जाना है। जब तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, बाय। अंतरा कुछ बोले उसके पहले फ़ोन कट गया। उसने फ़ोन बेड पर रख दिया। अंतरा को एहसास हुआ कि अपने अतीत से पीछा छुड़वाने की वो बेकार ही कोशिश कर रही है। अंतरा यह सोच रही थी, तब तक फिर से उसका फ़ोन बजा। फ़ोन उठाते ही सामने से आवाज़ आई, मिस जानी, मैं सेंट्रल हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ एक पेशेंट आए हैं जिन्हें वोकल कॉर्ड हेमरेज हुआ है, जिससे उन्हें सफोकेशन हो रहा है। उनकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो रही है। उनके फ़ोन में आपका नंबर था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाइए। यह सुनकर अंतरा हक्की बक्की रह गई। खुद को संभाल कर वो जल्दी से होटल के नीचे आई और टैक्सी रोकी। अंदर बैठकर उसने कहा, भैया जल्दी सेंट्रल हॉस्पिटल लेकर चलिए। ड्राइवर ने मीटर ऑन किया और गाड़ी चलाई। कुछ देर बाद उसने रियर व्यू मिरर में देखकर अंतरा को दिलासा दिया, मैडम घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंतरा हल्के से मुस्कुराई। ड्राइवर ने कहा, लगता है आपने जल्दबाजी में अपने कपड़े भी नहीं बदले, वही पहनकर आ गई। इससे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अंतरा ने खुद को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो बाथरोब पहन के निकल पड़ी थी। उसके बाल भी पूरी तरह सूखे नहीं थे। अंतरा ने शर्मिंदगी के साथ कहा, भैया मैं जल्दबाजी में अपना पर्स भी नहीं लाई। आप प्लीज़ मुझे अपना क्यूआर कोड दे देना, मैं फ़ोन से पेमेंट कर दूंगी। ड्राइवर ने अपना सर हाँ में हिलाया। कुछ ही देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। अंतरा उतरते साथ ही इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भागी। अंदर जाकर उसने नर्स से पूछा, एक्सक्यूज मी, मुझे यहाँ से कॉल आया था। एक पेशेंट है जिनके वोकल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम थी। नर्स ने पूछा, हाँ वह यही है, आप उनके परिवार से हैं? अंतरा ने इस सवाल को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, आप वो कैसे हैं? नर्स ने बताया, गले में ब्लीडिंग होने की वजह से खून उनके लंग्स में चला गया है, जिस वजह से उन्हें सफोकेशन हो गया है। उनका गला पहले से ही एक कागज जितना कमजोर था। इसके बावजूद उन्हें स्मोक किसने करने दिया? अंतरा चौंक गई। उन्होंने फिर से स्मोक किया? नर्स ने बताया, उनकी हालत देखकर लग रहा है उन्होंने एक नहीं बहुत सारी सिगरेट पी होंगी। यह कहते हुए नर्स अंतरा को ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे तक लेकर आई और उसे इंतजार करने के लिए कहा। नर्स के जाने के बाद अंतरा पास पड़ी बेंच पर बैठ गई। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के ऊपर एक लाल बल्ब जल रहा था। आधी रात में भी काफ़ी सारे पेशेंट को हॉस्पिटल लाया जा रहा था। ज़्यादातर सब लोग इमरजेंसी वाले पेशेंट थे। अचानक बाहर से बहुत सारी एम्बुलेंसेस की आवाज़ आई और इमरजेंसी डिपार्टमेंट के एंट्रेंस का दरवाज़ा खुला और एक के बाद एक स्ट्रेचर अंदर आने लगे। अंतरा ने देखा कि स्ट्रेचर पर लेटे हुए लोग बुरी तरह घायल थे और अचानक शोरगुल होने लगा। किसी ने कहा, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, लगभग 20 लोग घायल हुए हैं, इमरजेंसी इक्विपमेंट तैयार रखना, यहाँ यहाँ इस तरफ लेकर आओ। इनकी तो पल्स ही नहीं है, पेस मेकर तैयार करो, एक बार कोशिश करते हैं। अंतरा ने देखा कि लगभग 20 मिनट की मेहनत के बाद 7 में से 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। कुछ लोगों के घर परिवार वाले आ चुके थे, किसी के आ रहे थे, कोई सदमे में था तो कोई जोर जोर से रो रहा था। उन लोगों में एक छोटी बच्ची भी थी।
शायद उसके घर वालों में से कोई घायल हो गया था। अंतरा जाकर उसके लिए पानी ले आई और उसके पास गई। लो बेटा, थोड़ा पानी पी लो। बच्ची ने अपनी पलकें उठाकर अंतरा की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थी। उसने अंतरा से पूछा, दीदी आपकी फैमिली कहाँ है? उस लड़की ने सिसकते हुए यह पूछा। अंतरा ने जवाब दिया, वो ऑपरेशन थिएटर में है। यह सुनकर उस लड़की ने कहा, आप बहुत लकी हो जो आपकी फैमिली के बचने के चांसेस हैं। मेरे पेरेंट्स तो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं अकेली हूँ। अंतरा का दिल कांप उठा। उस लड़की ने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा था। वो 13-14 साल की लग रही थी। अंतरा को तुरंत अपना बचपन याद आ गया। वो भी इस लड़की की तरह बिन माँ बाप की थी। अंतरा उसके पास बैठ गई और उसे शांत करने लगी। थोड़ी देर तक अंतरा ने उस लड़की के साथ बातें की और उसे हिम्मत दी। तब तक ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। अंतरा तुरंत डॉक्टर के पास गई और मिस्टर शैडो की तबीयत के बारे में पूछा। डॉक्टर ने भरोसा दिया, चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है, पर इनके गले की ऐसी हालत कैसे हुई? अंतरा ने एक गहरी सांस ली और बताया, दरअसल उनके घर में आग लग गई थी और उनका। अंतरा अपनी बात पूरी करे उसके पहले डॉक्टर ने कह दिया, मुझे लगा ही था कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, इसलिए अब आपको उनका ख्याल रखना पड़ेगा। पहले तो सिगरेट एकदम बंद। दूसरी बात, आप उन्हें ठंडा या तीखा खाना नहीं खिला सकते। कम तेल, कम मसाला, कम नमक वाला ही खाना खिलाना है। और चाय कॉफ़ी भी बिल्कुल बंद। अंतरा ने हाँ में सर हिलाया। थैंक यू डॉक्टर, मैं इन सब बातों का ख्याल रखूंगी। डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ देर में उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद नर्स आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आगे आपको क्या करना है। अंतरा ने हामी भरी। थोड़ी देर बाद मिस्टर शैडो को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। वहां पर इतनी शांति थी कि एक सुई के गिरने की आवाज़ भी साफ सुनाई दे सकती थी। मिस्टर शैडो अभी भी बेहोश था। उसे सलाइन बोतल चढ़ रही थी, पर बेहोशी में भी उसकी भौहें हल्की सिकुड़ी हुई थी। शायद उसे दर्द हो रहा था। अंतरा सोफे पर बैठी और अपने फ़ोन से सार्थक को कॉल करके मिस्टर शैडो के बारे में बताया। उसके बाद लगभग आधे घंटे में डेविड हॉस्पिटल पहुंच गया। अंतरा को देखकर वो पहले थोड़ा चौंक गया। हेलो जेनी। अंतरा खड़ी हुई और बताया, डॉक्टर ने कहा है कि फिक्र की कोई बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि यह सुनकर डेविड को राहत मिलने वाली थी। उसने पूछा, लगता है फिर से बॉस ने स्मोक किया है। अंतरा ने बताया, हाँ, डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ही स्मोकिंग की है, जिस वजह से वोकल कॉर्ड से ब्लीडिंग शुरू हो गई। डेविड कुछ कहने जा रहा था, पर आखिर में उसने खुद को रोक लिया। अंतरा ने यह देखा और कहा, तुम्हें जो कहना है कह दो डेविड। डेविड ने कहा, मैं तो बस यह पूछ रहा था कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। कपड़े, नाश्ता तो मैं सार्थक को बोलकर मंगवा लेता हूँ। शायद डेविड अंतरा का बाथरोब देखकर यह पूछ रहा था। अंतरा ने जवाब में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तुम यहाँ आ गए हो तो मैं निकलती हूँ। अपने बॉस का ध्यान रखना। अंतरा। वो निकल ही रही थी कि मिस्टर शैडो फुसफुसाया। अंतरा रुक गई। मिस्टर शैडो ने फिर से कहा, अंतरा प्लीज मत जाओ। डेविड ने थोड़ा आगे झुककर कहा, बॉस आपको ठीक लग रहा है? अंतरा। मिस्टर शैडो बस अंतरा का नाम लिए जा रहा था। उसकी आंखें भी बंद थी। उसने डेविड की आवाज़ सुनी तक नहीं थी। शायद वो कोई सपना देख रहा था। अभी भी मिस्टर शैडो की आवाज़ रुखी रुखी और खुरदुरी थी। अंतरा कुछ कहे उसके पहले डेविड ने उसे कहा, जानी, बॉस अचानक से इस तरह हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, इसलिए मुझे ऑफिस जाकर अब्रॉड के कुछ प्रोजेक्ट्स की मीटिंग संभालनी पड़ेगी। क्या आप यहाँ रुककर बॉस का ख्याल रख सकते हो? चाहिए तो मैं सार्थक को आपकी मदद के लिए भेज देता हूँ। अंतरा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, पर वो मन ही मन समझ गई थी कि डेविड चाहता है कि वो यहाँ रुके। उसने सार्थक को यहाँ भेजने की बात इसलिए की होगी क्योंकि सार्थक इस वक्त हॉस्पिटल के गेट के पास ही खड़ा होगा और डेविड यहाँ से जाकर उसे अंदर भेज देगा। अंतरा ने एक गहरी सांस ली। देखो डेविड, मैं ब्रिलियंट स्टार से भेजी गई डिज़ाइनर हूँ। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो मैं एक आम एम्प्लॉय हूँ। मैं तुम्हारे बॉस से सिर्फ 2 या 3 बार ही मिली हूँ। अगर मैं उनके लिए यहाँ पर रुकी तो तुम्हारे और मेरे ऑफिस में लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें करेंगे तुम अच्छे से जानते हो।
तुम उनके साथ इतने सालों से काम कर रहे हो, इसलिए उनके साथ तुम्हें ही रुकना चाहिए। मैं समझती हूँ कि वो मुझे यहाँ रोकना चाहते हैं, इसलिए तुम मुझे रुकने के लिए बोल रहे हो, पर मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। यह सुनकर डेविड ने पूछा, मतलब आप सिर्फ लोग क्या कहेंगे उसके डर से यहाँ नहीं रुकना चाहती? अंतरा ने जवाब में कहा, डेविड, अब मैं साफ साफ कह देती हूँ, यह प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मैं लंदन लौट जाऊंगी। मैंने यह बात तुम्हारे बॉस को भी बोल दी है और वो मान गए हैं। यह सुनकर डेविड की भौहें सिकुड़ गई, और यह बात अपने बॉस को आपने कल रात बताई होगी, है ना? अंतरा ने हामी भरी। डेविड ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, फिर तो मैं समझ गया कि बॉस ने इस हद तक सिगरेट क्यों पी होगी कि उनके वोकल कॉर्ड से ब्लीडिंग शुरू हो गई। यह सुनकर अंतरा का गला भर आया। डेविड ने अपनी बात जारी रखी, सॉरी जेनी, पर आप जब से आई हो तब से ऐसे पेश आ रही हो कि सिर्फ आपके साथ ही बहुत बुरा हुआ है। कभी आपने यह सोचा कि बॉस के साथ क्या हुआ था? अंतरा ने झटके से अपना सर उठाकर डेविड की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि डेविड ने लंबे वक्त से अपने अंदर बहुत कुछ दबा कर रखा था। आज उसके और अंतरा के अलावा आसपास कोई नहीं था, तो उसे अपने मन की भड़ास निकालने का मौका मिला था। अब वो खुद को रोक नहीं सकता था। आज वो अंतरा को उस हादसे के पीछे की हकीकत बताने वाला था। डेविड ने आगे कहा, मुझे माफ करना जेनी, क्योंकि अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो शायद आपको अच्छा ना लगे, पर इस मामले का हल निकालने के लिए मुझे यह बोलना ही पड़ेगा। ना ही आप खुलकर अपने दिल की बात कह पा रहे हो और ना ही बॉस, इसलिए अब मुझे ही बुरा बनना पड़ेगा। इतना कहने के बाद डेविड ने एक गहरी सांस ली और कहा, 4 साल पहले उस दिन जो आग लगी थी वो अपने आप नहीं लगी थी, बल्कि किसी इंसान ने लगाई थी। मैंने खुद वो मामला इन्वेस्टिगेट किया था। महेश और देविका ने मिलकर यह साजिश रची थी। देविका ने बहाना करके बॉस को नीचे बुलाया था और महेश ने आग लगाई थी। अंतरा ने अपना सर ना में हिलाया। नहीं डेविड, आग लगाने का काम महेश ने नहीं, किसी औरत ने किया था। यह जानकर डेविड चौंक गया। आपने उस औरत को देखा था? अंतरा ने जवाब में कहा, जब आग लगी थी उसी वक्त होटल में पावर कट भी हुआ था। हो सकता है किसी ने जानबूझकर पावर कट किया हो। मैं रूम से बाहर भी निकली थी, पर कॉरिडोर में बिल्कुल अंधेरा था और काफी हंगामा हो रहा था। प्रेगनेंसी की वजह से मैं बहुत धीरे धीरे चल रही थी और इसी बात का फायदा उठाकर किसी औरत ने मुझ पर हमला कर दिया था। यह सब सुनकर डेविड हक्का बक्का रह गया। मतलब देविका और महेश के अलावा एक और औरत भी थी? अंतरा ने जवाब में कहा, यह तो मैं नहीं जानती, और उस दिन महेश वहां आया था या नहीं यह तो तुम्हें बेहतर पता होगा, पर यह तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उस दिन मुझ पर किसी औरत ने ही हमला किया था। उस औरत की ऊंचाई मुझसे कम होनी चाहिए और उसे यह भी पता था कि उसे मेरे पेट पर वार करना है। मैंने उसे पकड़ने की जरूर कोशिश की होती, पर हमले के बाद मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। डेविड ने अंतरा को भरोसा दिया, मैं पता लगाता हूँ कि वो कौन थी। अगर मुझे या बॉस को यह पहले पता होता तो अब तक उसे भी देविका और महेश की तरह सबक सिखा दिया होता। खैर, अब मैं उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालूंगा। अंतरा ने कहा भरी, डेविड, एक और बात समझ लो, अब मैं तुम्हारे बॉस से नफरत नहीं करती। जब से मुझे यह पता चला है कि उस दिन मुझे बचाने के लिए वो आग में भी चले गए थे और उनकी यह हालत हो गई है, तब से उनके लिए मेरी नफरत भी मर गई है। पर मेरे बच्चे की मौत ने मेरे दिल में एक गहरा जख्म कर दिया है जो कभी भी नहीं भर सकता। इसलिए मैं अपने अतीत के किसी भी रिश्ते से नाता नहीं रखना चाहती। अब खामोश होने की बारी डेविड की थी। अंतरा ने अपनी बात जारी रखी, तुम्हारे अब्रॉड के प्रोजेक्ट्स की जो मीटिंग्स हैं मैं उनके बारे में निशांत को बता दूंगी। इसके अलावा कंपनी का और भी कोई काम हो तो बता दो, पर मुझे यहाँ रुकने के लिए जोर मत देना, क्योंकि यह करके तुम मुझे और दुखी करोगे। डेविड ने अपना सर झुकाकर सॉरी कहा। अंतरा ने कहा, कोई बात नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की है। तुम्हारे बॉस लकी हैं जो उन्हें तुम्हारे जैसा असिस्टेंट मिला, और वैसे भी मैं चाहकर भी यहाँ नहीं रुक सकती।
मैं अभी भी बाथरोब में घूम रही हूँ। रात तक तो ठीक था, पर दिन में मुझे ऐसे देखकर लोग हंसेंगे। मैं होटल जाकर चेंज करती हूँ और फिर ऑफिस के लिए निकलूंगी। और ऑफिस की बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं और निशांत सब संभाल लेंगे। तुम बस अपने बॉस का ख्याल रखो। इतना कहने के बाद अंतरा मुड़कर वार्ड से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद डेविड सोफे पर बैठ गया। मिस्टर शैडो पर उसकी नज़र पड़ते ही वो चौंक गया। वो होश में आ गया था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, पर उसे अपने गले में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ, यह कहते हुए डेविड वार्ड के बाहर दौड़ा। दूसरी तरफ अंतरा टैक्सी पकड़कर वापस होटल गई और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस पहुंचने के बाद उसने टाइम देखा तो वो सिर्फ 2 मिनट देरी से पहुंची थी। जब वो अपने कैबिन में गई तो निशांत कॉफी पी रहा था। गुड मॉर्निंग, कॉफी लोगी? निशांत ने मग दिखाते हुए कहा। अंतरा मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग, नो थैंक्स, निशांत ने कहा। पता है जानी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिसने प्रिट्जकर प्राइज अवार्ड जीता है वो इंसान इतना डाउन टू अर्थ हो सकता है। अपनी तारीफ सुनकर अंतरा सिर्फ मुस्कुराई। निशांत ने आगे कहा, अच्छा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अंतरा ने अपना कंप्यूटर ऑन करते हुए हाँ में सर हिलाया। निशांत ने पूछा, कल कैबिन में बॉस ने आपको रोक कर रखा था, वो क्या बोल रहे थे? वो भी कैबिन का दरवाजा लॉक करके? अंतरा अपना टेबल साफ कर रही थी। निशांत की बात सुनकर उसका हाथ एक सेकंड के लिए रुक गया और फिर उसने नॉर्मल होते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, मेरे साथ वो प्रोजेक्ट के अलावा क्या ही बात करेंगे। इस प्रोजेक्ट पर 2 कंपनीज एक साथ काम कर रही हैं, तो कोई भी बात लीक ना हो जाए इसके लिए कैबिन का दरवाज़ा लॉक कर दिया था। निशांत ने इतना बेकार बहाना आज तक नहीं सुना था। फिर भी उसने अंतरा की हाँ में हाँ मिलाई। अंतरा ने पूछा, क्यों, आपको क्या लगा? निशांत ने कॉफ़ी का एक घूंट पीते हुए कहा, नहीं, मैं यह सोच रहा था कि अगर प्रोजेक्ट की ही बात हो रही थी तो मुझे कैबिन के बाहर रखने का क्या मतलब था? अंतरा ने फिर एक बहाना बनाया, आपको बाहर रखने की और कोई वजह नहीं थी, पर आपके साथ बाहर और भी लोग खड़े थे ना, इसलिए। निशांत बेवकूफ़ नहीं था। उसे समझ आ गया था कि अंतरा यह सब बहाने इसलिए कर रही है क्योंकि या तो वो असली वजह बता नहीं सकती या तो बताना नहीं चाहती। निशांत ने इसके बाद अंतरा से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। वैसे भी निशांत ने कैबिन के बाहर से जो कुछ भी देखा था उससे उसे यह तो पता चल गया था कि उसके बॉस और जैनी के बीच में कुछ तो बहस चल रही थी। और जब उन दोनों की मीटिंग खत्म हुई तब दोनों का मूड ठीक नहीं था और मीटिंग के दौरान बॉस ने जैनी का हाथ भी पकड़ लिया था। यह सब देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो दोनों बॉस और एम्प्लॉय हों। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों पुराने प्रेमी थे और लंबी जुदाई के बाद दोनों की मुलाकात हुई हो। ऐसे ख्याल आते ही निशांत ने खुद को टोका कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि उसका बॉस अंतरा को कितना प्यार करता था। तो फिर उसकी कोई और गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? हालांकि जैनी का स्वभाव काफ़ी हद तक अंतरा से मिलता था, शायद इसलिए बॉस उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हो। निशांत यह सब सोच रहा था तब अंतरा ने कहा, बाय द वे, डेविड ने आपको मैसेज देने के लिए कहा है कि आज बॉस ऑफिस नहीं आने वाले और डेविड भी नहीं आ पाएगा, तो हम दोनों को मिलकर अब्रॉड की दूसरी कंपनीज के प्रोजेक्ट्स की मीटिंग देखनी पड़ेगी। यह सुनकर निशांत थोड़ा हैरान रह गया, पर ब्रिलियंट स्टार के साथ जो प्रोजेक्ट है उसके अलावा अब्रॉड की दूसरी किसी कंपनी के साथ हमारा प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। अब चौंकने की बारी अंतरा की थी। निशांत सोच में पड़ गया, तो फिर डेविड कौन सी मीटिंग की बात कर रहा था? रुको, मैं उसे कॉल करके पूछ लेता हूँ। अंतरा ने तुरंत उसे रोक दिया, रहने दो, शायद मेरे सुनने में कोई गलती हो गई होगी। अंतरा को समझ आ गया था कि डेविड ने झूठ बोला था। निशांत ने कहा, बॉस शायद फिर से हॉस्पिटल में होंगे, इसलिए नहीं आने वाले, पर आपको दूसरे प्रोजेक्ट्स की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। अंतरा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। निशांत ने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए कहा, आपको पता है, जब हमारी लेडी बॉस गुजर गई थी तब बॉस भी जिंदा लाश बन गए थे और इसी वजह से उन्हें बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा था।
कभी कभी तो मुझे शक होता है कि इस दुनिया में भगवान है भी या नहीं, क्योंकि अगर भगवान है तो वो लोगों के साथ इतनी बेरहमी नहीं होने दे सकता जैसा कि बॉस और लेडी बॉस के साथ हुआ था। मैंने हमेशा देखा है कि अच्छे लोग बहुत जल्द यह दुनिया छोड़ देते हैं और बुरे लोग 100 साल तक नहीं मरते, जैसे कि नूपुर। अंतरा ने निशांत की तरफ देखकर कहा। क्यों, अब नूपुर ने क्या किया? निशांत ने चिढ़कर कॉफी मग टेबल पर पटका और कहा, अभी थोड़ी देर पहले उसने मुझे आपको मैसेज देने के लिए कहा कि आपको उसके कैबिन में जाकर आपका कंपनी का आईडी कार्ड कलेक्ट करना है। मुझे इतना गुस्सा आया ना। अगर आईडी कार्ड तैयार हो गया हो तो क्या वो भेज नहीं सकती थी? लोगों को परेशान करना उसकी हॉबी है, हॉबी। यह सुनकर अंतरा खड़ी हो गई। अब फ्रस्ट्रेट होने से क्या मिलेगा, मैं उसे मिलकर आती हूँ। निशांत ने उसे रोका। नहीं जानी, आपको उसके इशारों पर नाचने की जरूरत नहीं है। अब पानी सर के ऊपर आ रहा है, बॉस को आने दो। मैं उनसे कह दूंगा कि या तो नूपुर इस कंपनी में रहेगी या तो मैं। इसके जवाब में अंतरा ने कहा, आपकी बात तो सही है कि लोग उससे बहुत परेशान हैं, पर मिस्टर जिंदल ने खुद उसे यह पोजीशन दी है तो उसके पीछे कोई तो वजह होगी ही। इस बात का निशांत के पास कोई जवाब नहीं था। अंतरा ने उससे कहा, अब शांत हो जाओ, मैं उससे मिलकर आती हूँ। ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है। इतना बोलकर अंतरा कैबिन से निकली और एचआर डिपार्टमेंट में गई। आज भी नूपुर ने एकदम छोटे कपड़े और हाई हील्स पहनी थी। उसकी हर उंगली में एक अंगूठी थी। अंतरा को मन ही मन हंसी आ रही थी, क्योंकि किसी भी कंपनी की एचआर मैनेजर ऐसे कपड़े पहनकर ऑफिस नहीं आती होगी। अंतरा ने उसके कैबिन में जाकर कहा, हाय नूपुर, मैं यहाँ अपना आईडी कार्ड लेने आई हूँ। नूपुर एक फाइल पढ़ रही थी। उसने अंतरा की तरफ देखे बिना ही कहा, आईडी कार्ड के लिए फीस भरनी पड़ती है, पहले वो पे करो। यह सुनकर अंतरा थोड़ी हैरान रह गई। कंपनी का आईडी कार्ड बनाने के लिए एम्प्लॉय को पैसे देने पड़ते हैं, ऐसा तो उसने पहली बार सुना था। हालांकि अंतरा को नूपुर के साथ किसी बहस में नहीं पड़ना था, इसलिए उसने कहा, ठीक है, कितना पे करना है? नूपुर ने बड़े आराम से कह दिया, 1.5 लाख रुपए। अंतरा ने पैसे देने के लिए अपना वॉलेट भी खोल दिया था, पर नूपुर का जवाब सुनकर वापस बंद कर दिया और कहा, आईडी कार्ड के पैसे ले रही हो या आईफोन के? नूपुर ने गुस्से से अपनी फाइल बंद की और कहा, डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है, पैसे दो, नहीं तो यहां से दफा हो जाओ। अंतरा ने एक गहरी सांस ली और शांति से कहा, जब से हमारी मुलाकात हुई है तब से मैं यही सोच रही हूँ कि तुम मुझसे किस बात की दुश्मनी निकाल रही हो। नुपुर ने अंतरा का मजाक उड़ाया। "हं, तो तुम जैसी औरतों को सर पर चढ़ाकर थोड़ी रखूंगी। तुम्हें आए 2 दिन भी नहीं हुए और बॉस के साथ आना जाना शुरू कर दिया। तुम यहाँ काम करने आई हो या कंपनी के मालिक को अपने जाल में फंसाने?" अब अंतरा ने भी मुस्कुराते हुए पलटवार किया, पर तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तुम मिस्टर जिंदल की गर्लफ्रेंड हो क्या? यह सुनते ही नुपुर चिढ़ गई। तुम्हें यह सब पूछने का कोई हक नहीं है, अंतरा ने भी कह दिया। तो फिर मेरा तुम्हारे बॉस के साथ क्या रिश्ता है, यह पूछने का तुम्हें भी कोई हक नहीं है। तुम बिना वजह मेरे पीछे पड़ी हो। नुपुर टेबल पर अपने हाथ पटक कर खड़ी हो गई। जैनी, तुम यह मत समझना कि आर्य कॉरपोरेशन ने तुम्हारी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है और हमारे बॉस तुम्हें बहुत मानते हैं तो तुम यहाँ आकर कुछ भी करोगी। अगर तुमने बॉस पर डोरे डालने की कोशिश की तो मैं खुद तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकाल दूंगी। अंतरा ने चुनौती दी। ठीक है, निकाल दो। यह सुनते ही नूपुर हक्की बक्की रह गई। उसने सोचा नहीं था कि अंतरा उसे ऐसा जवाब देगी। क्या कहा तुमने? अंतरा ने टेबल पर अपने दोनों हाथ टिकाकर नुपुर की आंखों में देखा। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे इस कंपनी से निकाल कर दिखाओ। वैसे मैं एक बात तो तुम्हें बताना भूल ही गई, कल पूरी रात मैं तुम्हारे बॉस के साथ थी। चाहो तो मैं डिटेल में बता सकती हूँ। यह सुनकर नुपुर के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि आर्य कॉरपोरेशन में नुपुर को मिस्टर शैडो ने खुद अपॉइंट किया था, इसलिए सब लोग उससे दब कर रहते थे। यहाँ तक कि संजीव और निशांत भी उसे ज़्यादा छेड़ते नहीं थे। एक तरह से वो ऑफिस में राज करती थी। एम्प्लॉयज़ को वो अपने इशारों पर नचाती थी, फिर भी लोग चुपचाप सह लेते थे।
पर यह कल की आई हुई औरत उसे चैलेंज कर रही थी। नुपुर ने अंतरा का मजाक उड़ाया। मतलब तुम बहुत फेमस डिजाइनर हो, तुमने अवार्ड जीता है, यह सब एक ढोंग था। तुमने हमारे बॉस को फंसाने के लिए यह सब साची से रची थी। तुम्हें क्या लगा कि मुझे यह सब पता नहीं चलेगा? अंतरा मुस्कुराई। जब तुम्हें सब कुछ पता है तो बातें करके हम दोनों का वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? और अब मुद्दे पर आओ, मेरा आईडी कार्ड दे रही हो या नहीं? नुपुर ने साफ मना कर दिया। नहीं दूंगी। तुम्हारा तो बॉस के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है ना, तो उन्हें बोलो कि मुझसे आकर तुम्हारा आईडी कार्ड लेकर जाएं। अंतरा कुछ बोले उसके पहले एक आवाज सुनाई दी। लगता है तुम सच में पागल हो गई हो नुपुर। सार्थक कैबिन के दरवाजे पर खड़ा था और उसने नुपुर की आखिरी बात सुन ली थी। नुपुर ने ताना कसा। वाह, तुम कमाल हो जानी। तुमने ना सिर्फ बॉस को बल्कि उसके असिस्टेंट को भी अपने जाल में फंसा रखा है। सार्थक गुस्से से तिलमिला उठा। तुम अपनी हद पार कर रही हो नुपुर। नुपुर ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए जवाब दिया। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? बेवजह तुम इसकी साइड तो नहीं ले रहे होगे, है ना? सार्थक आगे आकर नुपुर को मुंह तोड़ जवाब देने जा रहा था, पर अंतरा ने उसे रोक लिया। इसके साथ बहस करके कोई मतलब नहीं है सार्थक। मुझे इसने यहाँ मेरा आईडी कार्ड लेने के लिए बुलाया था, पर बदले में यह 1.5 लाख रुपए मांग रही है। मैं इतना पैसा देना अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम डेविड से कह देना कि बिना आईडी कार्ड के मैं ऑफिस में दाखिल नहीं हो पाऊंगी, इसलिए दूसरा डिजाइनर ढूंढ लें। इतना बोलने के बाद अंतरा मुड़कर कैबिन से निकल गई। सार्थक ने नुपुर का एक टक चेहरा घूरा और फिर अंतरा के पीछे गया। चैनी। सार्थक दौड़ता हुआ आया और अंतरा के नजदीक पहुंचने के बाद उसके साथ चलने लगा। चैनी, गुस्सा मत हो। आपको उस बेवकूफ की बात सुनकर नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी औकात ही नहीं है कि वो आपको ऑफिस आने से रोक सके। खैर, डेविड ने आपको मैसेज देने के लिए कहा है कि बॉस की तबीयत अब ठीक है। हो सकता है कि वो दोपहर तक डिस्चार्ज भी हो जाए। अंतरा रुक गई। उसने सार्थक की बात का जवाब देने के बदले पूछा, पहले मुझे यह बताओ कि यह नुपुर है कौन? क्योंकि तुम्हारे बॉस इतने भी बीमार नहीं है कि उसका असली चेहरा पहचान न पाए। इसके जवाब में सार्थक ने बताया, वो कौन है यह तो मुझे भी नहीं पता। दरअसल पहले एचआर मैनेजर का काम भी डेविड देखने वाला था, पर एक दिन अचानक वो पोस्ट नुपुर को दे दी गई। अंतरा की भौहें सिकुड़ गई। ताज्जुब की बात है कि सीईओ के असिस्टेंट होने के बावजूद तुम्हें नुपुर के बारे में कुछ भी नहीं पता। सार्थक ने आसपास देखा और धीमी आवाज में अंतरा को बताया, मैंने बस इतना सुना था कि नुपुर का हमारी स्वर्गवासी लेडी बॉस के साथ कोई कनेक्शन था। यह सुनकर अंतरा कंफ्यूज हो गई। उसे खुद ही नहीं पता था कि नुपुर का उसके साथ क्या रिश्ता था। उसे लगा कि शायद मिस्टर शैडो को धोखा दिया गया है। सार्थक ने आगे कहा, आपको तो पता ही है कि 4 साल पहले होटल सहारा के रूम में आग लगी थी और उसी दिन हमारी लेडी बॉस की मौत हो गई थी। नुपुर उस होटल में वेट्रेस थी। उसी ने एम्बुलेंस बुलाई थी ताकि लेडी बॉस हॉस्पिटल पहुंच सके। हालांकि वो बच नहीं पाई थी, पर फिर भी बॉस ने नुपुर की मदद के बदले में उसे इस कंपनी में नौकरी पर रखा। शुरू में उसे एज एन इंटर्न ही रखा था, पर नुपुर बहुत ही लालची है। बॉस की अच्छाई का फायदा उठाकर उसने यह पोजीशन हासिल कर ली और इतनी ऊंची सैलरी भी। अंतरा ने पूछा, मतलब तुम्हारे बॉस नुपुर के एटीट्यूड के बारे में बिल्कुल नहीं जानते? सार्थक ने जवाब में कहा, यह तो मैं नहीं बता सकता, पर उस हादसे के बाद बॉस का शरीर काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है, इसलिए उन्हें आए दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। कंपनी संजीव और निशांत ही संभालते हैं। बॉस सिर्फ लग्जरी अपार्टमेंट वाले प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं। यह सुनकर अंतरा ने हाँ में सर हिलाया। सार्थक ने धीरे से कहा, पर अगर आप बॉस को यह बात बताओगे तो वो नुपुर को ज़रूर काम से निकाल देंगे। अंतरा ने तुरंत मना कर दिया, मैं इस कंपनी की एम्प्लॉय हूँ ही नहीं, इसलिए मुझे किसी को कंप्लेंट करने का कोई हक नहीं है। नुपुर आप लोगों को परेशान कर रही है, इसलिए तुम्हें डेविड से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। इसके बाद सार्थक ने ज़्यादा बहस नहीं की। उसके साथ बात करने के बाद अंतरा वापस कैबिन में आ गई। अंतरा के पास आईडी कार्ड ना देखकर निशांत समझ गया। उसने अंतरा को समझाया, नुपुर कुत्ते की दुम है, कभी सीधी नहीं होगी, इसलिए आप उसके साथ बहस करके अपने मन की शांति भंग मत करना।
अंतरा मुस्कुराई। क्या बात है मिस्टर निशांत, फिलोसफी भी करते हैं? निशांत हंस पड़ा। जब आप खाली बैठे होते हो तो सब सूझता है। आज कुछ काम ही नहीं है, मैं बोर हो रहा हूँ। सोच रहा था कि नेटफ्लिक्स पर कोई वेब सीरीज देख लूं। आप देखोगी? अंतरा का ध्यान निशांत के कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ा। उसका वॉलपेपर देखकर उसने पूछा, गर्लफ्रेंड? निशांत ने जवाब में कहा, यह इशिका जिंदल है। आप इसे नहीं जानते? यह सुनकर अंतरा चौंक गई। वो इशिका का यह फोटो देखकर उसे पहचान ही नहीं पाई, क्योंकि उसने इशिका को हमेशा विक्टोरियन स्टाइल के कपड़ों में ही देखा था। वह काफी क्यूट लगती थी, पर इस फोटो में उसका लुक एकदम हटकर था। अंतरा यह सब सोच रही थी, तब निशांत की बकबक चल ही रही थी। मैं भी कैसा सवाल कर रहा हूँ, आप तो कई सालों से लंदन में रहती हो और इशिका को फेमस हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आपको कहाँ से पता होगा? खैर, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इशिका बॉस की बहन है। अंतरा ने बिना कोई जवाब दिए अपने कंप्यूटर में गूगल पर इशिका का नाम टाइप करके सर्च किया। तुरंत ही इशिका के लेटेस्ट फोटो स्क्रीन पर आ गए। किसी फोटो में उसने मिनी स्कर्ट पहना था, तो किसी में बिकनी। सबके सब फोटोज काफी अलग और सेडक्टिव थे। इशिका ने इतना मेकअप कर रखा था कि कोई उसका असली चेहरा पहचान नहीं पाएगा। अंतरा वो सब फोटोज देख रही थी, तब निशांत उसके पास आया। अच्छे हैं ना फोटोज? अंतरा ने इसका जवाब देने के बदले उल्टा पूछा। वो ऐसे फोटो खिंचवाती है तो आपके बॉस उसे कुछ नहीं बोलते? निशांत ने जवाब में कहा। क्या बोलेंगे, वो छोटी बच्ची थोड़ी है। अगर बॉस कुछ बोले तो भी कहाँ मानने वाली है? अंतरा ने आगे पूछा। और उसका दूसरा भाई, माँ बाप दादी, परिवार में से कोई उसे कुछ नहीं कहता? निशांत ने हैरानी के साथ पूछा। जैनी, आपको कैसे पता कि इशिका का एक और भाई भी है? अंतरा ने कह दिया। वो तो मैंने इंटरनेट पर किसी आर्टिकल में पढ़ा था। निशांत को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने पूछा, यह सब इंटरनेट पर कहाँ से आ गया? अंतरा ने उसे भरोसा दिलाने के लिए कहा, हाँ था ना, उसमें तो यह सब भी लिखा था कि इशिका का एक फियांसे भी था, जो कि अचानक उसे छोड़कर गायब हो गया। और इसी वजह से गुस्से में इशिका ने यह सब फोटोज खिंचवाने शुरू कर दिए। वरना पहले वो आकाश छाबरा के साथ एक रियलिटी शो में काम करती थी, तब तो वो बहुत सिंपल दिखती थी। अंतरा यह सब बोल रही थी, तब कैबिन के दरवाजे पर नॉक हुआ। निशांत ने कम इन बोल दिया। रिसेप्शनिस्ट दरवाजा खोलकर अंदर आई और कहा, सर बाहर एक लेडी आई हुई है। कह रही है कि वो सिंगर आकाश छाबरा की मैनेजर हैं और कबीर सर की दोस्त, और उनसे मिलना चाहती हैं। निशांत सोच में पड़ गया। आकाश छाबरा की मैनेजर? रिसेप्शनिस्ट ने कहा। हाँ, और वो यह कह रही हैं कि उसे लेडी बॉस के बारे में कुछ बात करनी है। कबीर सर ऑफिस में है नहीं, इसलिए मैं आपको बताने चली आई। निशांत थोड़ा सावधान हो गया। आजकल यह जर्नलिस्ट ज़्यादा ही स्मार्ट हो गए हैं। एक बिजनेस टाइकून का इंटरव्यू लेने के लिए सेलिब्रिटी के मैनेजर होने का दावा कर रही है, और ऊपर से यह भी कह रही है कि बॉस की दोस्त है। मानना पड़ेगा, पूरा होमवर्क करके आई है। पर हम भी कुछ कम नहीं है। उसे कह दो कि अगर वो बॉस की दोस्त है तो सीधा बॉस को कॉल करके बात कर ले। ऑफिस आने की क्या ज़रूरत है? रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत कहा। उसने बताया कि वो पहले ही कबीर सर को कॉल कर चुकी है, पर सर का नंबर अब काम नहीं कर रहा। यह सुनकर अंतरा को याद आया कि मिस्टर शैडो ने उसे नए नंबर से कॉल किया था, इसलिए हो सकता है कि उसने अपना नंबर बदल लिया हो। निशांत कुछ बोले उसके पहले अंतरा ने रिसेप्शनिस्ट से पूछ लिया, क्या उस लेडी का नाम गरिमा है? रिसेप्शनिस्ट ने हामी भरी। निशांत ने हैरानी से पूछा, जैनी, आप उसे जानती हो? अंतरा खड़ी हो गई। मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि वही है या कोई और। इतना बोलकर अंतरा उठी और बाहर चली गई। उसने कॉरिडोर से बाहर रिसेप्शन के वेटिंग एरिया में नजर डाली। उसके पीछे पीछे निशांत और रिसेप्शनिस्ट भी आए। अंतरा ने निशांत की तरफ मुड़कर हाँ में सर हिलाया। गरिमा ही है। अंतरा की बात सुनकर निशांत और कंफ्यूज हो गया। जैनी, लंदन में रहते हुए आपको इंडियन सेलिब्रिटीज के मैनेजर के बारे में कैसे पता है? अंतरा को खुद पता नहीं था कि वो इस सवाल का क्या जवाब दे, इसलिए उसने उल्टा निशांत से सवाल पूछा, आप उससे मिलने वाले हो?
निशांत ने हाँ में सर हिलाया। अब बॉस और लेडी बॉस की दोस्त है तो मिलना ही पड़ेगा ना। इतना बोलने के बाद निशांत ने रिसेप्शनिस्ट से कहा, उन्हें मेरे कैबिन में लेकर आओ। रिसेप्शनिस्ट ने हामी भरी और बाहर गई। अंतरा ने निशांत से कहा, आप दोनों बातें करो, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। निशांत ने पूछा, पर आप गरिमा से मिलोगे नहीं? अंतरा ने बहाना बना दिया, वो क्या है कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, आप दोनों कंटिन्यू करो। इतना बोलकर अंतरा उतावले कदमों से चली गई। निशांत अंतरा को जाते देखता रहा। उसे लगा कि इस जानी के भी बहुत सारे राज हैं। वो यह सब सोच रहा था, तब तक रिसेप्शनिस्ट गरिमा को साथ लेकर आ गई और निशांत से पहचान करवाई। निशांत उसे अपने कैबिन में लेकर आया और कुर्सी पर बैठने के लिए इशारा करते हुए कहा, आइए गरिमा, बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। गरिमा ने अपनी जगह लेते हुए कहा, मिस्टर जिंदल ऑफिस में नहीं है। दरअसल मुझे उन्हें अंतरा के बारे में बहुत ज़रूरी बात बतानी थी। यह सुनकर निशांत थोड़ा चौंक गया कि गरिमा को लेडी बॉस के बारे में क्या बात करनी थी। उसने कहा, दरअसल बॉस की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो हॉस्पिटल में है। मैं बॉस के साथ कई सालों से काम कर रहा हूँ। आपको जो भी कहना है मुझसे कह सकती है, मैं बॉस को बता दूंगा। यह सुनकर गरिमा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, दरअसल बात यह है कि मिस्टर जिंदल आकर्ष के कॉन्सर्ट में एक मेकअप आर्टिस्ट को लेकर आए थे। उसने आकर्ष का मेकअप भी किया था और ख़ास बात यह है कि इस मेकअप आर्टिस्ट का तरीका आकर्ष की पुरानी मेकअप आर्टिस्ट से काफ़ी मिलता जुलता था। निशांत कंफ्यूज हो गया। सॉरी, मैं समझा नहीं। मतलब आप एक रियल एस्टेट कंपनी में मेकअप आर्टिस्ट ढूंढ रही हो? गरिमा ने जवाब में कहा, ऐसा ही समझो। लेकिन मुद्दा मेकअप आर्टिस्ट का नहीं है। मुद्दा यह है कि आकर्ष की पुरानी मेकअप आर्टिस्ट अंतरा थी, पर वो तो 4 साल पहले गुजर चुकी है। यह जानकर निशांत चौंक गया, क्योंकि गरिमा की बात का मतलब यह था कि बॉस के साथ गई हुई मेकअप आर्टिस्ट लेडी बॉस जैसी थी। निशांत ने कहा, पर बॉस तो कभी भी मेकअप नहीं करते, तो फिर उनके साथ कोई मेकअप आर्टिस्ट कैसे हो सकती है? यह सुनकर गरिमा भी कंफ्यूज हो गई। अच्छा, निशांत ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। गरिमा ने फिर कुछ सोचा और पूछा, कोई और फीमेल एम्प्लॉय हो जिसने हाल ही में कंपनी ज्वाइन की हो, जो मिस्टर जिंदल के साथ गई हो? यह सुनकर निशांत ने कहा, अच्छा हाँ, दरअसल एक नई डिजाइनर आई हुई है। उनका नाम जैनी है। बॉस को उसका काम और काबिलियत बहुत पसंद है। शायद वो उनके साथ गई हो, लेकिन यह बोलते बोलते निशांत खुद ही ख्यालों में डूब गया। जैनी का स्वभाव बिल्कुल लेडी बॉस जैसा था, और अगर उसके मेकअप स्किल्स भी लेडी बॉस जैसे हैं, तो इसका मतलब। निशांत ने अपनी बात पूरी नहीं की, इसलिए गरिमा ने पूछा, लेकिन क्या निशांत? अपने ख्यालों से बाहर आकर निशांत ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, दरअसल मैं यह कह रहा था कि फिलहाल जैनी ऑफिस में नहीं है। निशांत अभी भी सदमे में था, पर जल्दी से उसने खुद को संभाला। उसने देखा कि गरिमा का शक अभी भी दूर नहीं हुआ था, इसलिए उसने समझाया, जहाँ तक मुझे पता है जैनी एक ब्रिटिश सिटीजन है। उसके पेरेंट्स लंदन में है। गरिमा, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहती हो। आपको लगता है कि जिस लेडी ने आकर्ष का मेकअप किया था वो हमारी लेडी बॉस होनी चाहिए, है ना? गरिमा ने हाँ में अपना सर हिलाया। मैं बस एक बार अपनी आंखों से देखकर अपना शक दूर करना चाहती थी, क्योंकि आकर्ष को देखकर मैं एक नज़र में पहचान गई थी कि यह अंतरा का किया हुआ ही मेकअप होना चाहिए। यहाँ तक कि आकर्ष का भी यही कहना है कि वो अंतरा ही थी। पर आपने अभी भी बताया कि जैनी तो बाहर से है। गरिमा अपने साथ एक उम्मीद लेकर आई थी, पर निशांत की बातें सुनकर वो उम्मीदें टूट गई। निशांत ने बताया, एक्चुअली जैनी भले ही इंग्लैंड की सिटीजन है, पर वो है तो इंडियन ही। यह सुनकर गरिमा के अंदर फिर से उम्मीद जगी। अच्छा, क्या वो एनआरआई है? निशांत ने हालांकि मुस्कुराहट के साथ कहा, यह तो पता नहीं। अब यह सब प्राइवेट बातें तो मैं उससे पूछ भी नहीं सकता ना। गरिमा ने हाँ में सर हिलाया और एक गहरी सांस ली। उसे थोड़ा पछतावा हो रहा था और वो निराश भी हुई। मैं कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गई थी, पर अंतरा थी भी इतनी प्यारी कि हर कोई उसे पसंद करता था।
मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि गायत्री जैसी नालायक इंसान अभी भी जिंदा है और अंतरा हमारे बीच से जा चुकी है। निशांत ने भी आह भरी। वो कहते हैं ना कि अच्छे लोगों को भगवान जल्दी अपने पास बुला लेता है। शायद यह बात सच है। गरिमा ने हल्के से मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। अब उसके यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था। वो खड़ी हुई और निशांत से हाथ मिलाया। मुझसे मिलने के लिए थैंक यू निशांत। अब मैं आपका और वक्त नहीं लूंगी। निशांत भी गरिमा के साथ हाथ मिलाते हुए खड़ा हुआ। चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। गरिमा ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि वॉशरूम किस तरफ है। निशांत ने उसे रास्ता दिखाया। यहाँ से सीधा जाकर सबसे एंड में लेफ्ट लीजिए, वहाँ सामने ही दिख जाएगा। गरिमा ने उसे थैंक यू कहा और वहाँ से चली गई। वो वॉशरूम की तरफ जा रही थी, तब उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया। हाँ आकर्ष। सामने से आकर्ष ने पूछा, क्या हुआ गरिमा, कुछ पता चला? गरिमा को कुछ याद आया और उसने टाइम देखते हुए कहा, तुमने अभी फ़ोन क्यों किया? तुम अभी तक स्टूडियो नहीं पहुँचे? आकर्ष ने बताया, पहुँच गया हूँ। तो फिर अब तक इंटरव्यू शुरू क्यों नहीं हुआ? आकर्ष ने जवाब में कहा, मैंने उनसे थोड़ा और टाइम मांगा है। इतना बोलने के बाद उसने एक आह भरी और आगे कहा, मैं इस बारे में जितना ज़्यादा सोच रहा हूँ उतना ज़्यादा मुझे एहसास हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं श्योर हूँ कि वो मेकअप आर्टिस्ट अंतरा ही थी, क्योंकि बाकी सारे मेकअप आर्टिस्ट आईब्रो ब्रशेस इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ अंतरा अकेली ऐसी थी जो आईब्रो पर अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करती थी, और मैं अंतरा के हाथ बंद आंखों से भी पहचान सकता हूँ। उसके अलावा वैसा हाथ किसी का नहीं है। गरिमा ने कहा, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, पर मुझे आर्य कॉरपोरेशन से पता चला है कि वो औरत लंदन में रहती है और उसके माँ बाप भी वहीं हैं। वो वहीं पली बड़ी है। यह जानकर आकर्ष चौंक गया। काफी देर तक वो कुछ नहीं बोला, इसलिए गरिमा ने उसे दिलासा दिया, फिलहाल तुम अपना इंटरव्यू खत्म करो, मैं इस मामले की थोड़ी और जांच करती हूँ। आकर्ष के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने ओके बोलकर फोन रख दिया। इस तरफ गरिमा ने भी फोन पर्स में रखा और वॉशरूम के दरवाजे को धक्का दिया। गरिमा अंदर जा ही रही थी, उसी वक्त सामने से कोई बाहर आ रहा था, जिस वजह से दोनों टकरा गए। गरिमा एक पल के लिए चौंक गई और फिर माफी मांगी। ओह सॉरी, आप ठीक तो हो? जिस औरत से गरिमा टकरा गई थी वो अंतरा ही थी। उसने हाथ से इशारा करके कह दिया कि वो ठीक है और फिर तुरंत वहां से निकल गई। वॉशरूम से बाहर निकलने के बाद अंतरा अपने कैबिन तक दौड़ते हुए पहुंची। जब वो कैबिन के अंदर आई तो उसे हांफते देखकर निशांत थोड़ा चौंक गया। अरे क्या हुआ, इतना हाफ क्यों रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? अंतरा ने एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहा। कुछ नहीं, वॉशरूम में कोई जाना पहचाना मिल गया था। निशांत ने पूछा, मतलब नूपुर? यार यह औरत आपके पीछे क्यों पड़ी है? मैं अभी डेविड को कॉल करता हूँ। अंतरा ने तुरंत उसे रोका। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सार्थक को पहले ही बोल चुकी हूँ। वो डेविड को बता देगा कि नूपुर ने मुझे धमकी दी है। यह सुनकर निशांत की आंखें चौड़ी हो गई। उसकी यह हिम्मत कि वो आपको धमकी दे रही है? क्या कहा उसने? अंतरा ने अपनी फूली हुई सांसों को शांत किया और बताया, नूपुर ने मुझसे कहा कि अगर मुझे कंपनी का आईडी कार्ड चाहिए तो मुझे 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। निशांत दंग रह गया। क्या वो एचआर है या डाकू जो लोगों को लूट रही है? अंतरा ने कहा। वही तो, इसलिए मुझे गुस्सा आया। मैंने भी कह दिया, ठीक है, अगर मुझे आईडी नहीं मिला तो मैं भी कल से काम पर नहीं आऊंगी। तुम लोग दूसरा डिजाइनर ढूंढ लेना। यह सुनकर निशांत पैनिक हो गया। वो उठकर अंतरा के पास आया। अरे नहीं जानी, देखो जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो, और वैसे भी आपको ऑफिस आने से रोकने वाली वो होती कौन है? अंतरा मुस्कुराई। मैंने सिर्फ गुस्से में ऐसा कहा था, इसका मतलब यह थोड़ी है कि मैं ऑफिस आना बंद कर दूंगी। अंतरा के यह बोलने के बाद निशांत ने राहत की सांस ली। फिर ठीक है, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिक्योरिटी को पहले ही बोल दिया है कि आपके आने जाने पर कोई सवाल ना किया जाए। अंतरा ने हामी भरी। उसके बाद दोनों काम पर लग गए। देखते ही देखते ऑफिस टाइम खत्म हो गया। निशांत ने कहा कि वो अंतरा को छोड़ देगा, पर अंतरा ने मना कर दिया।
अभी भी वो दुविधा में थी कि अपने अतीत के लोगों के साथ बात करे या नहीं। ऑफिस में निशांत के साथ काम की बात करे यह अलग था, पर ऑफिस के बाहर उसे निशांत के साथ पर्सनल बातें ही करनी पड़ती, यह जाहिर सी बात थी। इसलिए निशांत के ऑफिस से निकलने के 10 मिनट बाद वो नीचे उतरी। ऑफिस के नीचे अंतरा काफ़ी देर तक खड़ी रही, पर मुंबई में पीक आवर्स में टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल होता है। वो अपने पास से गुजरने वाली हर एक टैक्सी की तरफ हाथ हिलाकर रोकने की कोशिश कर रही थी, पर कोई भी रुक नहीं रहा था। उसने कैब बुक करने की भी कोशिश की, पर वो भी नहीं हो रही थी। तब तक एक जानी पहचानी रेंज रोवर गाड़ी उसके पास आकर रुकी। उसकी खिड़की का कांच नीचे हुआ और अंतरा ने देखा कि जिस आदमी को इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए था, वो ड्राइविंग सीट पर बैठा था। मिस्टर शैडो ने अभी भी हॉस्पिटल गाउन पहन रखा था। उसने अपना गला दिखाकर हाथ से ना में इशारा किया कि वो अभी भी बोल नहीं सकता। उसके बाद अपनी पास वाली पैसेंजर सीट की तरफ इशारा करके अंतरा को बैठने के लिए कहा। पहले ही रोड पर ट्रैफिक था और मिस्टर शैडो ने बीच रास्ते में गाड़ी रोकी थी। इस वजह से उसकी गाड़ी के पीछे व्हीकल्स की लाइन लगनी शुरू हो गई थी। वो सब भी हॉर्न बजाकर अंतरा को जल्दी से गाड़ी में बैठने के लिए बोल रहे थे। अंतरा ने अपना हाथ हिलाकर इशारा किया कि वो टैक्सी ले लेगी, पर मिस्टर शैडो मान ही नहीं रहा था। उसके पीछे खड़े व्हीकल्स लगातार हॉर्न बजा रहे थे। अंतरा ने खिड़की के पास जाकर कहा, आप जल्दी से निकलो और हॉस्पिटल जाओ, पीछे ट्रैफिक लग गया है। मिस्टर शैडो ने बिना कोई जवाब दिए फिर से पैसेंजर सीट की तरफ इशारा किया। यह अनकही धमकी थी कि जब तक अंतरा गाड़ी में नहीं बैठेगी तब तक वो कहीं नहीं जाएगा। अंतरा ने देखा कि पीछे लाइन में खड़े एक टेम्पो का ड्राइवर उतरा और मिस्टर शैडो की गाड़ी की तरफ आ रहा था। अंतरा कोई तमाशा नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वो दरवाज़ा खोलकर जल्दी से अंदर बैठ गई। मिस्टर शैडो ने गियर शिफ्ट करके गाड़ी चलाई। अंतरा ने सीट बेल्ट पहना और मिस्टर शैडो की तरफ देखा। अभी भी उसका चेहरा थोड़ा फीका था। हाथ पर मेडिकल टेप लगी थी। शायद अभी अभी मिस्टर शैडो को इंजेक्शन लगा था। हॉस्पिटल वालों ने आपको इस तरह से निकलने दिया? आखिरकार अंतरा ने बात की शुरुआत की। मिस्टर शैडो ने ना में सर हिलाया। अंतरा ने पूछा, डेविड कहाँ है? उसे पता है आप इस तरह से बाहर घूम रहे हो? मिस्टर शैडो ने फिर से ना में सर हिलाया। अंतरा ने उसे समझाया, आपको अपने और अपनों के बारे में सोचना चाहिए। अब आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। आप कोई बच्चे नहीं हो जो हमेशा जिद करते हो। मिस्टर शैडो ने हाँ में सर हिलाकर जवाब दिया और फिर अचानक अंतरा का हाथ थपथपाकर आगे की एक बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। अंतरा ने उस तरफ देखा तो उसे पागल खाने का बोर्ड दिखाई दिया। अंतरा ने पूछा, यहाँ देविका है? मिस्टर शैडो ने ना में सर हिलाया। अंतरा को समझ नहीं आया कि फिर मिस्टर शैडो क्या कहने की कोशिश कर रहा था। तब तक मिस्टर शैडो ने अंतरा की तरफ कुछ इशारे किए। अंतरा समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद उसे समझ आया और उसने पूछा, मतलब यहाँ महेश है? मिस्टर शैडो ने हाँ में सर हिलाया। यह जानकर अंतरा हक्की बक्की रह गई।